सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के विज्ञान विषय का पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को और सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जूल मात्रक है किसका? कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का या फिर शक्ति का? दोस्तों, जो जूल होता है ये मैंने आप लोगों को साइंस की क्लास में कई बार बताया था कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। जो मैंने लास्ट क्लास आप लोग के साइंस की ली थी उसमें भी आपको बताया था कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था जो फसलें गेहूं के साथ बोई जाती हैं वो रबी की फसल होती हैं और जो धान के साथ बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रबी की फसल है चना। ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन। देखिए सेम वही क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन 2 क्या है? ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डीपीटी के टीके से बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का या फिर उपयुक्त तीनों का? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त तीनों का। क्वेश्चन नंबर 5 है, CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? +1, +2, -2 या फिर -1? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 +2। दोस्तों, यहां से आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है? दोस्तों चलिए देखते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। एक नाभिक का दूसरे नाभिक में रूपांतरण नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। जब कम बंधन वाला नाभिक अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित हो जाता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भी पूछा है तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए यानी कि बिजली बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच में होता है, जैसे कैंची, पिलास, हैंडपंप। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को उत्तोलक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के दो उदाहरण दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि जल में घुलनशील Bc और वसा में घुलनशील KEDA, क्योंकि KEDA कीड़ा ये जल में घुलनशील नहीं होता है और BC क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके बताया था और ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। तो दोस्तों, जल प्रदूषण के कारणों में है कारखानों से निकलने वाला कचरा जो नदियों में बहा दिया जाता है, इससे जल प्रदूषित होता है। दूसरा है, नदियों और तालाबों के पास धोए गए कपड़ों की गंदगी तथा साफ किए गए बर्तनों की गंदगी भी बहकर नदियों में पहुंच जाती है, इससे भी क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? तो वसा को दोस्तों 3 समूहों में बांटा गया है या वसा 3 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहुअसंतृप्त वसा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए समीकरण को पूरा करिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हमें कंप्लीट करना है, CaCO3 + 2HCl। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा CaCO3, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस 2HCl, CaCl2 और CO2 + H2O। तो यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर H2O। अब यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कोयले के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, कोयले के छोटे छोटे टुकड़े आप कर देंगे लेकिन वो छोटे टुकड़े भी क्या होंगे, उसमें भी कोयले की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ऐसे ही
कांच का गिलास अगर टूट जाता है लेकिन उसके जो कण होते हैं वो कांच ही होते हैं, भले ही वो टूट करके अलग हो गए हैं। तो इस तरीके से इनके जो मूल कण होते हैं वो अपने वास्तविक अवस्था में ही रहते हैं, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ की मूल संरचना और अणुओं में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि कागज का जलना। कागज को एक बार जला दिया हमने, राख बन गया, अब उस राख से वापस कागज नहीं बना सकते। दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया, अब दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। मृदा प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं? पहला है घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट, उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन, यानी कि घरेलू अपशिष्ट का मतलब जो घर में कूड़ा कचरा निकलता है, इस सभी से क्या होता है, मृदा प्रदूषित होती है। इसके अलावा जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं कपड़ों को धुलने में, वो भी मिट्टी में ही मिलते हैं। इसके अलावा उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन, पॉलीथीन से क्या होता है, हमारी मृदा प्रदूषित होती है, जिसका आजकल के जीवन में लोग बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। तीसरा है बाढ़ और तूफान द्वारा भूमि की उर्वरा सतह का बह जाना, यानी कि जब भी बाढ़ और तूफान आते हैं, खासकर बाढ़ आती है, तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ होती है, वो क्या होती है, बह जाती है, उसका अपरदन हो जाता है। तो इस तरीके से भी मृदा प्रदूषित हो जाती है। अब इस प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव देखिए, मृदा प्रदूषण के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है। जब ऊपरी मिट्टी बह गई मृदा अपरदन से, तो क्या होता है, फसल का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि उर्वरा शक्ति कम हो जाती है मिट्टी की। दूसरा है गंदगी पर अनेक प्रकार की कीट तथा मक्खियां पनपती हैं, जिससे ढेर सारे रोग पनपते हैं। तो ये मृदा प्रदूषण के प्रभाव हो गए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा मनुष्य का श्वसन तंत्र। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर श्वास नली, ये है उपस्थि, ये नासाद्वार, फिर मुख गुहा, ग्रसनी, ये ग्रसनी हो गया, कंठ, इसके बाद यहाँ पर देखिए श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर कुपिका कोरा, फिर डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ये पसलियां हैं। तो इस तरीके से आपको श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो प्रमुख अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका देखिए यह सरल कोशिका है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका यह जटिल कोशिका है। दोस्तों देखिए यहाँ पर यह सरल कोशिका है, इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक के, तो जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल, ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पादप और जंतु आते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, केंद्रक अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक अनुपस्थित या फिर अल्प विकसित होता है, या तो अनुपस्थित ही होता है या तो बहुत कम विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा है श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष हम घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इस छड़ को हम एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, और जिस बिंदु के सापेक्ष हम घुमा पाते हैं वही बिंदु क्या होता है, आलंब होता है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे आयास। तो देखिए उत्तोलक में आलंब होता है, आयास होता है और भार होता है। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक इस तरीके से कैंची, तराजू, हैंडपंप, सीसा, ढेकुली, कलम, नल की टोटी। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आप देखिए भार बीच में होता है, आयास और आलम किनारे पर होते हैं, सरौता, एक पहिया वाला ठेला, नींबू निचोड़ने की मशीन। इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से तृतीय प्रकार का उत्तोलक भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये सभी चीजें ऑलरेडी मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लासेस में। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में कौन आता है, चिमटा आता है, आप लोग को मैंने बताया है। इसके अलावा दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 का,
Cl का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। इसका उपयोग पेय जल को शुद्ध करने में, पीने के पानी को शुद्ध करने में, वस्त्र व कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से विरंजक सूत्र के बारे में आप जान गए, इसका रासायनिक नाम और इसका उपयोग। अब बेकिंग सोडा, इसका सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं हम। इसका उपयोग खाने की वस्तुओं में होता है। आपको पता भी है बेकिंग सोडा का प्रयोग खाने की वस्तुओं में किया जाता है। धावन सोडा Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है, धावन सोडे का उपयोग। तो इस तरीके से तीनों का फॉर्मूला, तीनों का उपयोग आपने देख लिया एक एक। अब इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संतुलित आहार क्या है? मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ संतुलित आहार किसे कहते हैं। दोस्तों संतुलित आहार वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार लेने से प्रतिदिन कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। संतुलित आहार की प्राप्ति न हो पाने पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः हम सभी को सही एवं संतुलित भोजन लेना चाहिए। यहाँ पर यही पूछा है कि संतुलित आहार क्या है और मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। तो संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार की प्राप्ति न हो पाने पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी कि सभी को समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सब एक निश्चित मात्रा में व्यक्ति को लेने चाहिए, जिससे किसी भी पोषक तत्व की कमी ना होने पाए। तो इस तरीके से संतुलित आहार भी उम्मीद करती हूँ आपने बहुत ही अच्छे से लिखा होगा। दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से किया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। सभी विषयों का, जितने भी विषयों का पेपर हो चुका है सभी का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। आप सभी विषयों का सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ हम दे रहे हैं। जिस भी विषय की फ्री पीडीएफ आपको चाहिए आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हमारे सभी विषयों का आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। हर एक विषय का आपको लगातार नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और आप लोग अगर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो लगातार आपको चैनल की सभी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो आप प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे ऐसे ही पूछते रहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही किया होगा और इस पेपर को अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय